जी, अभी सेशन स्टार्ट होने लगा है और बस मुझे स्पीकर मिल जाए एक बार आपके। हेलो। जी वालेकुम सलाम जी, एग्जैक्ट मिल गया। असल में उस्मान बहुत सारे बीच में से वही ढूंढ रहा। अच्छा, ये अभी हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और ये लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त है और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा लें क्योंकि पहले हम 1 मिनट लेट हो गए हैं। तो उस्मान आप इंट्रोडक्शन और जिस तरह आप स्टार्ट करना चाहें और क्वेश्चन एट द एंड होंगे, तो काइंडली इसको चैट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, जिस तरह वकार भाई ने बताया भी। मैं यहाँ पे काइस्ट में हूँ, पीएचडी कैंडिडेट हूँ केजीएसपी पे, और ये मेरा थर्ड ईयर है। और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। पाकिस्तान में मैं नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में लेक्चरर था यहाँ पे आने से पहले। और उससे पहले मास्टर्स भी मेरी यहीं से आईएसटी के सेम डिपार्टमेंट सेम लैब से ही थी। उस वक्त मैं एचईसी के स्कॉलरशिप पे था। तो आज मैं अभी पहले भी लेक्चर्स चंद एक सुन रहा था, तो होपफुली अगर को आप लोगों में से लोग को पहले लेक्चर किसी ने सुने हैं तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा अब तक कि केजीएसपी एक ऐसा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जो जिसमें आप कोरियन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और स्कॉलरशिप तो ऑब्वियसली है, और प्रोफेसर की तरफ से नहीं है, कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से है। ये मैंने एक लिस्ट है जो आज हम चीज़ें बात करेंगे। केजीएसपी बजाते खुद क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। दो उसके प्रोसीजर होते हैं, एक एम्बेसी के थ्रू होता है, जो हर मुल्क में एम्बेसी है वो रिकमेंड करती है कैंडिडेट्स को। और जो दूसरा है वो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। कोई कोरियन गवर्नमेंट का एक इदारा है NIIED के नाम से उसको, और वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होती है। तो मैं चूंकि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से आया था, तो मैं आज का जो लेक्चर है उसको फोकस करूंगा यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन पे। आल दो उसमें प्रोसीजर दूसरा भी आपको शायद आइडिया मिल जाए, लेकिन यह है कि मेनली मेरा फोकस होगा यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन पे। और उसके बाद उसका प्रोसेस ज़रा डिटेल में क्या है, कुछ चंद एक टिप्स आपको दूंगा जो मेरे अपने तजर्बे से होंगी लैंग्वेज कोर्स के बारे में। और अगर मेरी दुआ है कि आप में से काफ़ी लोग आए केजीएसपी पे इस साल भी आगे भी, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन। अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं कि कैसे स्कॉलरशिप एनाफ होता है नहीं होता फैमिली का, और ये सब चीज़ें, तो वो भी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि चूंकि आप लोगों को अंदाज़ा ऑलरेडी होगा कि कुछ पता चल गया है, तो मैं प्रेजेंटेशन को कोशिश करूंगा कि छोटा रखूं और क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा जो है ना उसको टाइम देंगे। अच्छा, उसमें पहली स्लाइड जस्ट एक ओवरव्यू है केजीएसपी के बारे में। पर्पस वगैरह उनकी वेबसाइट पे सारा कुछ डिटेल में मजीद भी है। मेन एक इसमें कैच पॉइंट ये है कि अक्सर लोगों को पता नहीं है कि केजीएसपी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी होता है। बहुत कम लोगों को पता है। 110 स्टूडेंट वो लेते हैं पूरी दुनिया से, जिसमें 2 पाकिस्तानियों की सीटें हैं, और 820 सीटें हैं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिसमें MS PhD इंक्लूडेड है। ठीक है। और उसके बाद जो 820 जो सीटें होती हैं ग्रेजुएट की, उसमें से भी जो 493 सीटें होती हैं वो एम्बेसी रिकमेंडेशन से होती है। यानी कि जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो कैंडिडेट्स को रिकमेंड करती है। तो और पाकिस्तान का कोटा चूंकि 5 सीटें हैं, तो इनका तरीकाकार ये होता है कि पाकिस्तान से वो 8 से 10 कैंडिडेट रिकमेंड करेंगे कोरियन गवर्नमेंट को। ठीक है। और इसी तरह जो कोरियन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है वो 327 टोटल सीटें हैं, जिसमें से पाकिस्तानियों की 8 सीटें हैं। और दूसरा बात ये है कि जो ये सीटें कहते हैं ना 5 और 8, ये इतनी स्ट्रिक्ट या रिजिड नहीं होती। अक्सर इससे ज़्यादा लोगों को एडमिशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने अप्लाई किया था आज से 3 साल पहले, उस वक्त सिर्फ 2 सीटें थी, एक एम्बेसी की और एक यूनिवर्सिटी की, और एडमिशन 3 से ज़्यादा लोगों का हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि एक सीटों के नंबर से आपने
डिस्करेज नहीं होना, आपने अप्लाई करना है और अपनी फुल एफर्ट करनी है। होपफुली आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चांसेस मिलेंगे। 8 सीटें हैं, उसमें से जो 2 सीटें हैं वो चंद कोरिया की जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए फिक्स्ड हैं। बाकी जो 6 सीटें हैं वो ओवरऑल हैं। जो उसकी ड्यूरेशन है वही मास्टर्स की 2 साल और पीएचडी की 3 साल प्लस 1 साल की कोरियन लैंग्वेज दोनों में ऐड होती है। और वो मैंडेटरी है कोरियन लैंग्वेज, और उस मतलब उसकी कोई एग्जाम्पशन नहीं है अनटिल अनलेस कि आपको ऑलरेडी कोरियन बहुत अच्छी आती है और उनका लेवल 5 का टेस्ट आप पास करते हैं। इसके बारे में मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। अच्छा, ये कुछ डिटेल्स हैं। मैं इसके जो पीपीटी में डिटेल्स हैं इन पे मैं ज़्यादा गो थ्रू नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है कि ये पीपीटी और इसकी वीडियो आपको वैसे मिल जाएगी बाद में, और अगर ना भी मिले तो मैंने एंड पे एक लिंक इसी पीपीटी में रखा हुआ है जिसमें ये डिटेल्स आपको ऑलरेडी आप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ मैंने कंपाइल किया है फॉर योर रेफरेंस कि अगर आप बाद में इसको देख रहे हैं तो एक ओवरव्यू आपको इस पीपीटी से मिल जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं बेसिकली। इसमें जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है कि ग्रेड्स 80% से कम नहीं हो सकते आपके। यानी कि जैसा पाकिस्तान में फोर्थ स्केल जीपीए फोर्थ स्केल पे होता है तो 2.64 इज़ द मिनिमम जीपीए। 2.64, आई थिंक ये मेरा टाइपो है, शायद ये 3.64 होना चाहिए था। ये जो है ना, ये टाइपो हो गया यहाँ पे। जो मिनिमम, नहीं टाइपो नहीं है ये, ठीक है एक्चुअली, सॉरी। जो मिनिमम जीपीए 2.64 है, सो दैट मीन्स जीपीए का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल मोर द जीपीए आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप तकरीबन $9,000 होता है इसमें पर मंथ। और प्लस अगर आप कोरियन लैंग्वेज में लेवल 3 मिनिमम रिक्वायर्ड होता है आउट ऑफ 6। अगर आप लेवल 5 अचीव कर लें 1 साल के अंदर तो आपको $100 एडिशनल अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आता है उस साल के बाद। बाकी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने एक उसको समराइज किया है कि जो प्रोसेस को एक चार्ट के अंदर, इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं जो एम्बेसी के थ्रू है। फॉर एग्जांपल पहले लेट्स गो थ्रू एम्बेसी फर्स्ट, आल्दो मैंने किया नहीं है बट उसका प्रोसेस को एक दफ़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। उसमें यह है कि जो एम्बेसी है वो उनको अप्लाई करना होता है। इसका आई एम नॉट श्योर क्योंकि इसके बेसिकली वो एडवर्टाइज भी करते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक नस्ट कॉमसेट्स और बाकी यूनिवर्सिटीज़, उनसे वो नॉमिनेशंस भी लेते हैं, उनको भी लिखते हैं और वो उनसे नॉमिनेशंस भी लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वो अपने जो पूल है उसमें से, जैसा आपको मैंने पहले बताया, चूंकि 5 सीटें हैं तो वो 8 से 10 लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो वो बेस्ड ऑन, यानी कि जो आपके मिनिमम जीपीए और वो सारी क्राइटेरिया में जो सारे पूरे होते थे उनमें से जो टॉप के 8 से 10 लोग हैं उनको वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो है सेकंड सिलेक्शन जो होती है वो होती है NIIED पे। NIIED स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। ये कोरियन गवर्नमेंट का एक इदारा है जो बेसिकली स्कॉलरशिप को हैंडल करता है। तो वो क्या करता है कि वो जो एम्बेसी के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनको उनमें से मेरिट के मुताबिक, जो अगर और कोई उसमें इनएलिजिबिलिटी नहीं होती तो वो टॉप 5 या जितनी भी कोटा होता है उससे 1.5 गुना वो कंसिडर करते हैं, और उसमें से 5 लोगों को वो सिलेक्ट करके तो उनको नोटिफाई कर देते हैं। और फिर जो एम्बेसी वाले हैं उनको तीसरा स्टेप उनका ये होता है कि वो फिर वो जो उन्होंने एप्लीकेशन के दौरान 3 यूनिवर्सिटियाँ ऑप्ट की होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में वो एडमिशन अप्लाई करते हैं और एडमिशन सिक्योर करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप उनको ऑलरेडी मिल चुका होता है। तो ये तो हो गया एम्बेसी का प्रोसीजर। जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं जिस तरह मैंने किया था, वो ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपना एडवर्टाइज करती है कि जो स्केड्यूल होता है, डेडलाइंस होती हैं, इसमें भी जो है
जो हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन वेरी करती है, बट जनरली तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इसी नेक्स्ट मार्च के अंदर ही डेडलाइंस हैं इस साल की, मार्च ही में होती हैं। बिकॉज इस साल जो NIID वालों ने यूनिवर्सिटी को जो डेडलाइन दी हुई है वो 10 अप्रैल की है। यानी कि 10 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी ने अपनी सारी सिलेक्शन कंप्लीट करके जो सेकंड सिलेक्शन के लिए NIID को कैंडिडेट्स भेजने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मार्च के अंदर उन्होंने डेडलाइंस रखी हुई हैं। तो यानी कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्वे करेंगे तो आई वुड से कि बेसिकली जो आपको गूगल भी कर सकते हैं, लिस्ट भी अवेलेबल है, मैं बताऊंगा आपको एंड पे, लिंक वो दूंगा। तो उसमें से आप बेसिकली आई वुड से कि पहले टॉप की जो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें काइस्ट हो गया, SNU हो गया, और मजीद चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आनियांग में भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो उसका उनकी आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को सर्फ करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें भी मजीद ये है कि चूंकि प्रोसेस वाइज आपको प्रोफेसर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, और अगर आपके ग्रेड्स और आपकी CV स्ट्रांग है तो यू विल गेट रिकमेंडेड। बट स्टिल अगर आप प्रोफेसर के साथ पहले कांटेक्ट करें, किसी प्रोफेसर से आपकी बात हुई होगी, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बिकॉज जब आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन होती है तो प्रोफेसर आपको हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये था, क्योंकि मैंने यहीं से मास्टर्स किया हुआ था, मैं प्रोफेसर को जानता भी था। तो मैंने प्रोफेसर को बताया कि इस तरह स्कॉलरशिप है, मैंने अप्लाई करना है। तो प्रोफेसर ने हेल्प आउट ये किया कि अब मेरे डिपार्टमेंट में 2 कैंडिडेट थे टोटल, एक मैं पाकिस्तान से था और एक वियतनामीज था। अब हुआ ये कि प्रोफेसर ने ये किया कि वो जो दूसरा वियतनामीज था उसके साथ किसी प्रोफेसर का लिंक नहीं था। तो उसने ये किया कि उसने जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है वो डिपार्टमेंट की कमेटी से लेके उसने कहा जी मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो और उसने फिर मुझे एंड पे बताया कि मैंने आपके पॉइंट्स मैक्सिमम रख दिए हैं और उसके थोड़े कम हैं आपसे, तो होपफुली यू विल गेट रिकमेंडेड। इस किस्म की, बिकॉज अगर आपके प्रोफेसर समझता है कि आप उनकी लैब में अच्छी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, एक उनकी रिसर्च के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। तो दिस वाज द फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, जो मैंने ज़रा प्रोफेसर की थोड़ी सी डिटेल बताई। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी 20 लोगों को रिकमेंड करती है। अच्छा, अब ये यूनिवर्सिटी की जो पिक करने का ना, ये भी ज़रा ट्रिकी सा मामला है। ट्रिकी सा मामला इस तरह है कि यूनिवर्सिटी ने ये, चलें इस पे मैं बाद में आता हूँ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे। उसके बाद उसी तरह सेकंड सिलेक्शन में NID में कंट्री कोटा के हिसाब से सिलेक्शन हो जाती है, और अगर आपको यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया हुआ है तो आपका तीसरा स्टेप नहीं होता, आपका वही दूसरा स्टेप ही फाइनल होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपको यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड कर दिया है और आपका सेकंड मेरिट में आ गए हैं हम, तो आपका कंफर्म हो गया स्कॉलरशिप, तीसरा कोई सिलेक्शन आपकी नहीं होती। और नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अच्छा, ये उसी की डिटेल है तक। हर यूनिवर्सिटी तकरीबन 20 कैंडिडेट जो है वो रिकमेंड करती है NIID को, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, और हर जो यूनिवर्सिटी है वो मैक्सिमम 3 कैंडिडेट एक यूनिवर्सिटी के रिकमेंड कर सकती है। और इसमें अब ये कैच पॉइंट ये है जो यूनिवर्सिटी पिक करने का, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में पहले पाकिस्तानी ज़्यादा है ना, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा टफ होगा। अब जैसा मैं काइस्ट में हूँ, तो काइस्ट में बेसिकली पाकिस्तानी की काफ़ी तादाद है, लाइक अराउंड 60 या शायद इससे भी ज़्यादा होंगे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि उस वक्त KGSP की सिर्फ एक सीट थी पूरे कोरिया में यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन काइस्ट इटसेल्फ में जो मेरे जानने वालों में कुछ 4-5 एप्लीकेंट्स थे। अब वो सिचुएशन ये थी कि वो हमारे अपने ही कंट्री फेलोज में कंपटीशन बहुत हो जाता है फिर। अब वो सिचुएशन ये थी कि हम में से 3 रिकमेंड हुए और 3 में से 2 सेलेक्ट भी हो गए। तो लेकिन अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसमें
पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे फिर यह है कि वहाँ पे लाइफ शायद इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, तब भी पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है कंफर्टेबल, नहीं इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, शायद लैंग्वेज की सेंस में। तो लैंग्वेज का ये है कि चूंकि आपने लैंग्वेज वैसे पढ़ लेनी है, तो आई होप कि आपको वो ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, बिकॉज आपने लैंग्वेज तो सीखनी है, पूरा साल पढ़ना ही है। तो आई वुड से कि आप, और फिर दूसरी बात यह है कि जो 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं कोरिया की, उनके लिए एडिशनल 5-5 कैंडिडेट वो रिकमेंड कर सकते हैं, और पाकिस्तान की 2 एडिशनल सीटें हैं जो उन 35 में से किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो अगर हम उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस मज़ीद ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो ये है कि चूँकि रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में वैसे भी पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने मेन चांदे की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उस लिहाज से भी आपका चांसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा, चूँकि उन 35 यूनिवर्सिटीज़ की 2 सीटें एक्स्ट्रा हैं इन एडिशन टू ओपन मेरिट, तो इसका मतलब यह है कि उस एंगल से भी आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो आई वुड से कि रैंकिंग, शायद अगर रैंकिंग वाइज आप देखेंगे तो वो बहुत कोई टॉप 50-60 में या उसमें नहीं आएंगी, बट आई वुड से इट्स वर्थ इट कि आप उसको भी ट्राई करें। ठीक है, और बाकी तो वही प्रोसीजर है, आप इसको पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया का ओवरव्यू है, मेरा ख्याल है इस पे काफ़ी बात हो चुकी होगी, काफ़ी लोगों ने किया होगा कि स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशंस, प्रोफेसर को कैसे रब्ता करना है, पब्लिकेशंस ऑब्वियसली एक प्लस होता है, जितनी आपकी ज़्यादा पब्लिकेशंस होंगी वो आपके ग्रेड्स अगर थोड़े कम भी हैं तो वो उसको ओवरकम कर लेता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। और नॉर्मली जो है यूनिवर्सिटी में जब रिकमेंडेशन करते हैं वो सिर्फ आपके ग्रेड्स और पब्लिकेशंस के नंबर नहीं होते, वो हर चीज़ के रिसर्च प्रपोजल की क्वालिटी और रिकमेंडेशन कितनी पॉजिटिव है उस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं। अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू है आपका तो वो उसकी भी उसके भी पॉइंट्स होते हैं, तो बेसिकली दे गिव यू ओवरऑल पॉइंट्स। तो आई वुड से कि अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो डू फोकस ऑन योर यूनिवर्सिटी, उसमें प्रोफेसर के साथ, बिकॉज जो उन्होंने आपका फाइनल पॉइंट्स और वो सारी चीज़ें असाइन कर देनी है वही फाइनल होनी है, उसी की बेस पे मेरिट बनना है। जो सेकंड सिलेक्शन एनआईआईडी में होनी है वो टेक्निकल लोग नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है आपके फील्ड में। उन्होंने क्या करना है, जो यूनिवर्सिटी ने पॉइंट्स असाइन किए हुए आपको 100 में से, मेरिट उसके हिसाब से उन्होंने बना देना है। टॉप जो है ना, मतलब अगर 8 सीटें हैं तो उन्होंने 8 या 6 लोगों को उसी तरह सेलेक्ट कर देना। आई वुड से कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको लैब पिक करने हैं, प्रोफेसर को अपने रिसर्च एरिया के हिसाब से सर्च करना है, उस सब चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। और कॉन्टेक्टिंग प्रोफेसर, आपको जो मेन चीज़ ये है कि आपने प्रोफेसर को, हमारे यहाँ मतलब मैंने देखा है, मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स में या कुछ जानने वालों में लोगों का होता है, वो ये होता है कि वो धड़ाधड़ सीवीज पोस्ट करते रहते हैं, प्रोफेसर्स को ईमेल्स करते हैं। उनको मेरा ये सजेशन ये है कि आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करने से पहले आप उस पर होमवर्क करें। कि होमवर्क करने का तरीका ये है कि पहले तो देखें उस डिपार्टमेंट में अगर कोई पाकिस्तानी सीनियर है तो उससे अगर आपका राबता हो जाए तो वो आपके लिए बहुत आसानी होगी। पाकिस्तानी, वो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सैफ भाई की प्रेजेंटेशन में भी वो कह रहे थे कि अ, आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाएं, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, हर प्रोफेसर की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट होती है, वो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा किसी प्रोफेसर की लैब में कोई पाकिस्तानी या कोई मु- मुसलमान भाई किसी मुल्क का है तो उससे आप पूछ सकते हैं ईमेल करके। तो प्रोफेसर को लिखने से पहले आप ये देखें कि प्रोफेसर का जो लैब का स्टेटस क्या है, उसके पास प्रोजेक्ट्स कितने हैं, फंडिंग कितनी है, स्टूडेंट्स कितने हैं। कुछ प्रोफेसर होंगे जिनके पास फंडिंग इतनी नहीं है, कुछ शॉर्ट ऑफ फंडिंग होते हैं। अब उन प्रोफेसर्स का के लिए केजीएसपी एक बहुत बड़ा प्लस है कि वो ठीक है, ये बंदा अपना फंडिंग लेके आएगा। और दूसरा उनके लिए प्लस ये है कि अगर आप
एक इतना अच्छा प्रपोजल बना के उसको ईमेल करें कि जिससे उसको पता लगे कि हाँ, इस आइडिया या इस रिसर्च आइडिया के बेस पे मैं एक नया प्रोजेक्ट फंडिंग अपनी गवर्नमेंट से वो अलग से भी ले सकता हूँ, तो वो उसके लिए एक प्लस होगा। और दूसरी तरफ अगर एक प्रोफेसर जिसके पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, फंडिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी लैब में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बिजी रहते हैं ऑलरेडी, तो वो उसको एक ऐसा बंदा नहीं चाहिए होगा कि जो एक नया आइडिया को लेके आ रहा है। उसको वो ऐसा बंदा चाहिए होगा जो फ्लेक्सिबल है, जो कि ऑलरेडी जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिसर्चर उनको पहले कम पढ़ रहे हैं, तो वो उस उसके साथ एडजस्ट कर ले। तो इस एंगल से थोड़ी सी अगर आप स्टडी पहले कर लें, किसी से सीनियर से पूछ लेंगे, तो आपको वो भी एक चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। आई आई गेस मैं इसको स्किप कर दूंगा बिकॉज ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आगे। तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, पीपीटी आपको अवेलेबल होगी। और सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली आपको एक जनरल सी रिज्यूम और रिसर्च सीवी में फ़र्क होता है। वो आप पहले मैं वकार भाई की एक प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें ये एक लेक्चर में उन्होंने इसी तरह बात की थी, तो उसको ज़्यादा मैं करूँगा नहीं बिकॉज शायद आप लोगों को आइडिया होगा, या अगर क्वेश्चन आंसर में आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको मज़ीद इसमें डिटेल में बता सकता हूँ। और उसके बाद प्रपोजल में ये दो चीज़ें मैंने ना बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने देखी हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे रब्ता करते हैं, क्योंकि इधर मुझे कोरिया में काफ़ी अर्सा हो गया है, जानने वालों में, दोस्तों में से। पहली चीज़, अपना रिसर्च एरिया फाइनल करें। जब मुझे किसी की ईमेल आती है ना कि सर सिविल इंजीनियरिंग में मैंने करनी है, स्ट्रक्चर्स में मास्टर करनी है, कुछ भी टॉपिक हो जाए मैं कर लूँगा, तो वो आपका जो है ना पहले ही पता लग जाता है कि आप उसमें सीरियस नहीं है। उसमें होमवर्क करें, अपना रिसर्च एरिया फाइनल करें। रिसर्च एरिया से मेरी मुराद ये नहीं है कि टॉपिक की हद तक, बट अपना एरिया को शॉर्टलिस्ट करें। क्योंकि प्रोफेसर को भी अगर आप ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा वाइडर रेंज में टॉपिक देंगे, तो वो ही वुड ऑल्सो थिंक कि ये इसको शायद अभी क्लियर नहीं है। और मास्टर्स लेवल तो शायद चलता है, आप उस तरह करें, लेकिन फॉर पीएचडी यू हैव टू बी स्पेसिफिक। और दूसरा ये जो अक्सर लोग मुझे वो आता है जी सर आप अपना प्रपोजल भेजें, मैंने उसकी जो है ना उसको देख के अपना बनाना है, या कुछ तो खैर इतने भी दीदा दलेर होते हैं, कहते हैं सर मुझे एक प्रपोजल तो बना के भेज दें। तो इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी, आप पढ़ना चाहते हैं आगे, तो आई वुड से कि आप खुद बनाएं कुछ थोड़ा, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बैकग्राउंड कुछ ना कुछ उसके लिए स्टडी करेंगे, कुछ पेपर्स पढ़ेंगे, कुछ आगे पीछे, तो आपको वो आफ्टर योर एडमिशन यहाँ पे आने के बाद भी उसकी उससे मदद मिलेगी कि वो आप ने चूंकि पढ़ा होगा पहले उस टॉपिक को, तो फिर आप उसमें इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। लैंग्वेज कोर्स मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट केजीएसपी की लेवल 3 करना होता है। अगर आप लेवल 5 करें तो आप एडिशनल अलाउंस ले सकते हैं, ठीक है। और लेवल 3 के बाद जो आपकी कोरियन है वो इतनी फ्लुएंट होती है कि आप कोरिया में, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आपको पता हो या नहीं कि यहाँ पे लैंग्वेज का एक बड़ा मेजर इशू है। बाज़ औक़ात आप वो चंद एक यूनिवर्सिटी की विसिनिटी से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है, या अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं जाना पड़ जाए। तो लेवल 3 के बाद यू कैन ऑलमोस्ट गो एवरीवेयर एंड डू एवरीथिंग, जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्टिल इट्स नॉट इनफ फॉर लेक्चर्स, क्योंकि वो एक वोकेबलरी टोटल डिफरेंट होती है, जो आपकी इंजीनियरिंग की वोकेबलरी वो आप नहीं पढ़ते उस साल में। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, जैसा मैंने पहले बताया कि जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो फॉर दैट केस आपको लैंग्वेज का जो एक साल है उसमें इतनी एफर्ट आपने करनी है कि यू हैव टू ट्राई कि आप लेवल 5 लें, ताकि एक तो उसका आपको एडिशनल अलाउंस भी मिलेगा, और दूसरा वो आपको आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। और
और उसके बाद अक्सर ये सवाल पूछते हैं लोग मेरे से कि आप स्पाउस के साथ रह सकते हैं कि नहीं, फैमिली ला सकते हैं कि नहीं। पहली बात, ये बड़ा एक वेरिएबल चीज़ है। अगर जिस तरह मैं इस वक्त काइस्ट में हूँ, देजन में हूँ, छोटा शहर है, आई कैन ईजीली अफोर्ड माई फैमिली, में रह भी रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ मैं रह रहा हूँ, ठीक है, मेरी एक बेटी भी है, तो यू कैन अफोर्ड। और दूसरा ये है कि लेकिन अगर आपके सोल में या किसी वो ऐसी जगह पे रहने हैं जहाँ पे क्योंकि रेजिडेंस आपने खुद लेनी होती है, तो अगर आपको रेजिडेंस लेनी पड़ जाए तो दैट माइट बी स्लाइटली टफ, मतलब समवन माइट अफोर्ड और समवन माइट नॉट अफोर्ड, डिपेंडिंग ऑन जो उनका लाइफस्टाइल है उस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप रिसर्च में अच्छे हैं, आपने प्रपोजल अच्छा बनाया, तो देर आर हाई चांसेस कि आपको प्रोफेसर आपके केजीएसपी के स्कॉलरशिप के अलावा लैब से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं। तो अगेन वही बात है जो पीछे प्रोफेसर को रब्ता करने के, जहाँ और वो एडमिशन के में चांसेस और वो बेहतर हैं, उसका ये भी फ़ायदा अच्छा ये है कि अगर आप उसके साथ आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो हो सकता है आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। कोरिया में दो ही मेन इश्यूज होते हैं जनरली सेटल होने में, लैंग्वेज और फूड। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फूड का भी मामला आसान हो जाता है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट्स में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ें खा सकते हैं। जब लैंग्वेज नहीं आती होती तो यहाँ पे अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि वो फिर आप किचन तक लिमिट हो जाते हैं, खुद कुक करते हैं सिर्फ। तो आई गेस मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक है। मैं अभी देखूंगा क्वेश्चन आंसर्स के बारे किस तरह करने हैं। अच्छा, ये लिंक्स हैं, दो लिंक्स हैं बेसिकली। एनआईआईडी का लिंक भी मैंने लिखा है, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन के लिए जो ऊपर वाला लिंक है ना, स्टडी इन कोरिया वेबसाइट के, गवर्नमेंट रन वेबसाइट है। एक तो जनरल लिंक है, दूसरा जो लिंक मैंने लिखा है ये बेसिकली 2015 की जो अनाउंसमेंट है, जो डेडलाइंस और वो सब चीज़ें हैं, वो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें एक अलग से फाइल है जिसमें हर यूनिवर्सिटी की टोटल डिटेल्स जो है ना वो आपकी जो उसकी डेडलाइंस हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें अलग से सब की सब जो 66 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, उनकी डिटेल्स एक अलग फाइल में वहीं यहीं से डाउनलोडेबल है, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, प्लस गाइडलाइन, प्लस और भी जो भी चीज़ें हैं। बट स्टिल अगर उसके बाद भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, यू वांट टू आस्क, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं एंड पे आपको ईमेल एड्रेस भी बता दूंगा, ठीक है। और आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी क्वेश्चंस किस तरह, मैसेज से पढ़ने हैं किस तरह, वकार जी, भाई आप क्वेश्चंस बताएंगे। मैसेजेस में आएंगे, अभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर, बड़ा इंफॉर्मेटिव था। और बाकायदा ये खासों पर लिखने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी मुझे भी अंदाजा, स्पेशली ये कि, और वो ये चीज़ के पाकिस्तानी वाकई ये चीज़ समझ नहीं आ रही कम्प्लेक्सिटी की, कि पाकिस्तानी एक जगह पे ज़्यादा अप्लाई करें, इस वजह से वो थोड़ा मसला होता है कि वो रिकमेंडेशन टीम की जानी होती है। तो बड़ा हाँ अच्छा जी। इंफॉर्मेटिव था। तो अच्छा, आप काइंडली आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, और ये जहाँ से बेसिकली मैंने लिखा है ये वहाँ से पढ़कर जवाब देना शुरू करेंगे। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ये किसी ने पूछा है कि कैन आई सेंड मनी बैक टू पाकिस्तान, तो ये बेसिकली वही बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल डेजन में रह रहे हैं, जो एक छोटा शहर है जैसा कायस्ट है या कोई और शहर है, तो जहाँ पे लाइफ कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियसली यू कैन सेंड। बट और अगर आप सिंगल भी रह रहे हैं, नॉट लाइक कि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं और क्या कहते हैं, आपके अपने लाइफ स्टाइल पे बेसिकली डिपेंड करता है। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो यू कैन सेंड बैक, बट डोंट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक के जी फुली सपोर्ट कर लूँगा फैमिली को, वो शायद मुश्किल हो जाता है। उसके बाद किसी ने पूछा है कि प्रोफेसर ने ब्लॉक किए होते हैं, किसी प्रोफेसर ने रिसर्च पेपर ब्लॉक नहीं किए होते। बेसिकली वो यही है कि वो हर जगह एक्सेसिबल नहीं होते पेपर्स पाकिस्तान में, जो रिसर्च पेपर्स अगर आप गूगल करते हैं या उस तरह, तो वो यही है कि वो आपको, वो एक फेसबुक पे ही ग्रुप है रिसर्च लिटरेचर वगैरह, रिसर्च लिटरेचर के नाम से, वो शायद ग्रुप पे कहीं आपको पता लग जाएगा, या नहीं तो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं।
उसके बाद मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑब्वियसली हैं यहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, स्कोप है ऑब्वियसली। अच्छा, इज देयर ओनली वन वे टू अप्लाई एट केजीएसपी थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन और एनी अदर वे? अगर आपने शुरू में मेरी प्रेजेंटेशन सुनी हो तो आप एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 सीटें एम्बेसी की भी हैं। विच इज़ सूटेबल टू अप्लाई, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी ऑप्शन मुझे इसलिए बेहतर भी लगता है कि एक तो आप प्रोफेसर से पहले से आपकी इंटरेक्शन हो जाती है, दूसरा यहाँ पे सिस्टम ज़रा ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है। पाकिस्तान में वो एक शायद जो जिन्होंने अप्लाई किया है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो शायद सुबह आज लेक्चर था भी एक, या आ गया है, मुझे उसका स्केजूल नहीं याद, लेकिन वो बता सकते हैं इस बारे में। अगर आपका कोई बैचलर्स के बाद रिसर्च पेपर नहीं है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसका यही है कि आप अपनी जो रिज्यूम में मतलब एक्सपीरियंस और इस किस्म की चीज़ें ऐड करें और अच्छा प्रपोजल बनाएं। जो प्रपोजल है उसमें आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, और ऑल्सो यू कैन इन द मीन वाइल ट्राई टू मेक आउट अ पेपर आउट ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। How many papers are required? So also tell how much stipend they give to PhD students. Stipend तो वो $900 है तकरीबन ऑलमोस्ट, और पेपर्स की कोई रिटर्न रिक्वायरमेंट नहीं है। रिटर्न में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी कि पेपर होना चाहिए, बट इट्स ओनली कि आप जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर होगा। बट अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग हर जगह पे है, काइस्ट में है, एसएनयू में है, मैं जानता हूँ, बाकी भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में है। आपको ब्राउज करना पड़ेगा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को। अगेन कौन सा मेथड रिकमेंड करूँगा, वो आपको बताया कि मैं तो यूनिवर्सिटी से के मोड से आया हूँ, तो मुझे तो ये इजी लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, बट मुझे उसके दूसरे उसके बारे में इतना पता नहीं है। नो रिसर्च पेपर बट आई हैव एमएससी फ्रॉम grades are average. Is there any chance for PhD funding for me? Obviously there are chances। अगर आपके पास रिसर्च पेपर इज नॉट ओनली क्राइटेरिया, ऑल्दो एक प्लस होता है, बट ओवरऑल आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, आपने किस तरह उसको रिज्यूम को बनाया है। कि किसी प्रोफेसर को बाज़ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी ना ग्रेड्स अच्छे होते हैं ना पेपर्स अच्छे होते हैं। ये एक टोटल जो है ना लक फैक्टर होता है, बिकॉज ऐसा भी होता है एक प्रोफेसर है, उसके पास फंडिंग है, प्रोजेक्ट है, उसको रिसर्चर नहीं मिल रहा, तो वो ज़्यादा पिक एंड चूज नहीं करेगा, ही वुड जस्ट गो अहेड और जो एप्लीकेंट्स हैं उनमें से बेस्ट उठा लेगा। तो अगर आपके पास नहीं है, ट्राई टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ व्हाट इज अवेलेबल। अगर आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको यूनिवर्सिटी का जो है ना को कांटेक्ट करने या एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी वो बतानी होती है अपनी प्रायोरिटी, के मेरी 3 यूनिवर्सिटीज़ प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी हैं। फिर अगर आप सेकंड सिलेक्शन में से पास हो जाते हैं तो फिर आप उन 3 यूनिवर्सिटीज़ को उसके बाद अप्लाई करते हैं, और अगर आप प्रायोरिटी वाइज उसमें जिसमें आपको एडमिशन मिल जाए उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, मेडिकल असेसमेंट डॉक्यूमेंट के लिए आप परेशान ना हो, ये अव्वल तो इसकी एप्लीकेशन फेज में ज़रूरत नहीं होती, ये जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई इतना वो होता नहीं है। आप पाकिस्तान में जनरल एक मेडिकल असेसमेंट करा लें और उसके बाद एक्चुअल असेसमेंट कोरिया में आने के बाद दोबारा होती है, इसलिए वो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगेन मेरा फील्ड नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आई हैव सीन पीपल। थ्रू एम्बेसी सिलेक्शन दे डोंट कांटेक्ट एनी प्रोफेसर और एनी यूनिवर्सिटी। वो सिर्फ आपकी रिज्यूम में आपके जो पॉइंट्स हैं, ग्रेड्स हैं, आपकी पब्लिकेशंस हैं, जो एक क्राइटेरिया एनआईआईटी ने एम्बेसी को बताया हुआ है कि किस चीज़ की कितनी वेटेज उन्होंने देनी है, उसके मुताबिक वो सिलेक्शन करते हैं।
अच्छा, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल टू बी इन इंग्लिश अप्लाइंग आफ्टर बीएस फॉर ओनली एमएस और विद इंटीग्रेटेड। केजीएसपी में इंटीग्रेटेड तो है नहीं, और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी होती है, कोरियन भी होती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। फॉर एग्जांपल कायस्ट में मुझे तो इंग्लिश में ही है, तो वो आपको अगेन वही यूनिवर्सिटीज़ ब्राउज करनी पड़ेंगी। लेकिन यह है कि अगर आपने लैंग्वेज सीखी है और अच्छी लेवल 5 तक चले गए तो मेरा ख्याल है आप कोरियन में भी लेक्चर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। हाउ लॉन्ग शुड अ प्रपोजल बी? एवरेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं आपने करना और बहुत ज़्यादा आपने उसको छोटा भी नहीं करना कि उसकी समझ ही ना आए। उसके बाद कंप्यूटर विजन, मैनेजमेंट साइंसेज, आई एम रियली सॉरी, मुझे चूंकि डिफरेंट फील्ड्स हैं, आल्दो मैं जानता तो हूँ मुख्तलिफ फील्ड्स में लोगों को, लेकिन उसकी मज़ीद मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा कि किस फील्ड के कितने चांसेस हैं। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कि 5 एम्बेसी के थ्रू हैं और 8 थ्रू यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, मेरे अपना तजर्बा ये है कि अक्सर जितना लिखा होता है उससे कुछ चंद एक ज़्यादा ही मिलते हैं स्कॉलरशिप, बिकॉज चंद एक कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ से कोई एप्लीकेंट ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा की भी सीटें हैं, लेकिन कैनेडियन वुड नेवर प्रेफर टू कम टू कोरिया, उनकी अपनी डिग्री की वेटेज अक्सर ज़्यादा होती है। तो इसी तरह के कुछ मुल्कों के स्कॉलरशिप जो बच जाते हैं वो फिर पाकिस्तानी और जिस मुल्क के एप्लीकेंट ज़्यादा हों उनको मिल जाते हैं। I am applying in KAIST for PhD in transportation engineering. My proposal is in match with supervisor area of expertise, but no professor is giving response. I have strong publication record, 3 CGPA, strong proposal as well. What to do now? आप शायद किसी प्रोफेसर जिसको अप्लाई कर रहे होंगे उसके पास स्लॉट नहीं होगी, इसीलिए वो रिस्पांस नहीं कर रहा, तो इसलिए उस पर ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट करें। और आप अगर यासिर अली, आप अगर मुझे ईमेल कर दें तो मैं एंड पे ईमेल एड्रेस बताऊंगा। तो मैं एक यहीं पे एक कोलीग है मेरे, ट्रांसपोर्टेशन में ही पीएचडी कर रहे हैं, तो आई कैन रेफर यू टू हिम। प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू कांटेक्ट द सुपरवाइज़र। ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा वो इस पर डिस्कशन हो चुकी हैं। मतलब बेसिकली मैं यही कहूँगा कि अपना होमवर्क पूरा करें, प्रोफेसर की जो सुपरवाइज़र की आप वेबसाइट को स्टडी करें, उसके रिसर्च एरिया को अंडरस्टैंड करें, अपने रिसर्च एरिया को डिफ़ाइन करें और उसके बाद एक प्रपोज़ल बनाएं और फिर आप उनको ईमेल करें। प्रोफेसर एग्रीड, व्हाट आर द चांसेस? अमूमन चांसेस आई होते हैं, अगर आप प्रोफेसर आपका एग्रीड है तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन अमूमन मिल जाता है। लेकिन फॉर द केस ऑफ केजीएसपी, ऑब्वियसली जो मैंने आपको पहले ही क्राइटेरियाज बताए कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे पिक करना है, आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से तो नहीं अप्लाई कर रहे जहाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, तो केजीएसपी के चांसेस फिर अकॉर्डिंगली फिर वो आपका जीपीए और वो बाकी चीज़ों का कंपैरिजन आपस में आ जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट, बट देर इज written to attach a pic of size 3 by 4 but at a pretty big size. Did you remember anything when you apply? मुझे कुछ चीज़ ऐसा याद नहीं है, but there is no harm in attaching a picture. मेरा ख्याल है 3/4 अगर वो कह रहे हैं तो पासपोर्ट साइज भेज दें। 3/4 वाकई बड़ी हो जाती है, बट आप भेज दें 3/4 पासपोर्ट साइज की एक पिक भेज दें आप। For getting admission in MSc, chances of professor funding are bright, obviously bright हैं। अगेन चूंकि ये हमारे टॉपिक केजीएस पे बात कर रहे हैं, बट मास्टर्स में आते हैं लोग। काइस्ट में अगर देखा जाए तो काइस्ट में तो हम 2-4 लोगों के अलावा बाकी सब प्रोफेसर फंडिंग पे ही होते हैं। स्कॉलरशिप केजीएसपी पे तो चंद ही लोग होते हैं। Would you please give me a good template of CV? Also tell, since a research proposal may have many things, ये ज़रा टॉपिक से हट जाएगा ज़्यादा। Any chance of visiting Pakistan? Obviously you can. लोग करते हैं विजिट, पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन एक ये रिस्ट्रिक्शन होती है, ड्यूरिंग लैंग्वेज फेज आप पाकिस्तान नहीं जा सकते और ड्यूरिंग लैंग्वेज फेज आप फैमिली नहीं ला सकते।
ये पहले नहीं था, इस साल से इन्होंने पॉलिसी चेंज की है। दे हैव मेड मैंडेटरी कि आपने जो यूनिवर्सिटी की डॉम में, शेयर डॉम में ही रहना है। दो बंदों का जो रूम होगा वहीं पे रहना है, और आप फैमिली को नहीं ला सकते ड्यूरिंग लैंग्वेज फेज। तो ये अभी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं। इवन लैंग्वेज फेज के दौरान भी आप विजिट कर सकते हैं इफ़ देर इज़ एन एमरजेंसी। आप उनको बताएं कि वाकई कोई एमरजेंसी है तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन वेबसाइट्स आर इन कोरियन। मेरे ख्याल में मोस्टली यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के इंग्लिश वर्जन हैं। आप ऊपर टॉप राइट पे अक्सर इंग्लिश का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर किस यूनिवर्सिटी की नहीं है। आर यू ए सिविल इंजीनियर? यस आई एम। मेल फॉर कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल्स? यस। मेरे ईमेल एड्रेस है m.usman@kais.ac.kr। मैं एंड पे मैसेज में लिख दूंगा। एंड व्हाट कंटेंट्स इट मस्ट इंक्लूड, ये पता नहीं किस क्वेश्चन के साथ लिंक आ गया। Should we all documents be attested from HEC, PEC? ये आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि आपको KGSP के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही विदाउट अटेस्टेशन भेजे थे। बट स्टिल इट मे वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आपकी मास्टर्स कोरिया से है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हम कर सकते थे बिकॉज मेरी मास्टर्स थी, उस वक्त ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट नाउ देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि अगर आपने कोरिया में एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट D2 वीज़ा पे स्टडी की हुई है तो आप दोबारा KGSP में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये अभी रिस्ट्रिक्शन है, अभी आप नहीं अप्लाई कर सकते। Told me right now he has a lack of funding. He said he will keep my CV and will consider later. Should I contact him regarding KGSP? Obviously you can contact him. अगर फंडिंग, अगर एक्चुअली सिर्फ फंडिंग ही का इशू है तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, बिकॉज मेरे प्रोफेसर के पास भी फंडिंग का इशू था, और वैसे वो नहीं एडमिशन उसने कमिट किया मेरे से, लेकिन KGSP पे उसने दे दिया था। तो देयर आर हाई चांसेस कि शायद आपको मिल जाए। टेस्टेशन मैंने जैसे बताया ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, बट मेरे केस में मैंने नहीं करवाई थी। अभी शायद कुछ अगर चेंजेस हैं तो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी। पब्लिक हेल्थ में आई एम सॉरी मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन होंगे ऑब्वियसली। ग्रुप वगैरह जो है, एक PSA कोरिया का ग्रुप है, वहाँ पे आई एम नॉट श्योर उनकी पॉलिसी क्या है, बट यू कैन ऑलवेज पोस्ट देयर। एनी एग्रीमेंट विद द स्टूडेंट दैट व्हाट स्टूडेंट विल डू आफ्टर कंप्लीटिंग? कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप जॉब करना चाहें इट्स योर ऑप्शन। अगर वापस पाकिस्तान जाना चाहें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, आप अप्लाई कर सकते हैं KGSP के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर इस साल की बात है तो 1 सितंबर से पहले आपकी जो अंडर ग्रेजुएट है वो फिनिश हो चुकी होनी चाहिए। यानी कि शेड्यूल्ड आपका भी तो फिनिश नहीं हुई, लेकिन अगर 1 सितंबर से पहले फिनिश हो सकती है तो आपको यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट के साथ, होप सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू कंडक्टेड आफ्टर सिलेक्शन? आफ्टर सिलेक्शन तो खैर इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन बिफोर सिलेक्शन भी होता है। तो दैट इज मोस्टली अबाउट योर रिसर्च टॉपिक, बिकॉज वो आपके डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं होता। एट अ टाइम, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एट अ टाइम आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं KGSP के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो यू विल स्ट्रेट अवे बी इनएलिजिबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे से मिस हो गया प्रेजेंटेशन में भी, कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सोहेल अशरफ contacted Professor on of Yale. He said thank you for interest. You may apply through KAIST admission process. Was it a yes from his side? Uh, yes. It's more of a yes.
जो आपने प्रोफेसर कौन का कहा है वो, इसका मतलब यही है कि ही इज़ विलिंग, आप अप्लाई करें, होपफुली ही विल रिकमेंड यू। अगर आप केजीएसपी के थ्रू आना चाहते हैं रिकमेंड, तो वो आपको ऑब्वियसली नहीं करेगा बिकॉज उसने आपको पढ़ाया हुआ नहीं है, बट अगर आप उसको कहें कि मैं केजीएसपी के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ तो दैट वुड इंक्रीज योर चांसेस। और उसको आप ईमेल करें कि मैं इस तरह केजीएसपी एक स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ओपिनियन लें प्रोफेसर की, लेकिन उसको साथ में ये भी बताएं कि साथ में मुझे 1 साल के लिए फिर लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और उस दौरान मैं रीजन में नहीं हूँगा, बिकॉज ये ऐसा भी हो सकता है कि ही माइट बी एक्सपेक्टिंग यू टू ज्वाइन नेक्स्ट सेमेस्टर और आप 1 साल बाद ज्वाइन करने वाले हैं। ड्यूरिंग लैंग्वेज यू कैन विजिट पाकिस्तान बट ओनली ड्यूरिंग वेकेशन। तो how to identify the university as a lot of Pakistani students? Generally तो काइस्ट, SNU, इन्हा, हानियान ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनको टोटली सब लोग ही अवॉइड कर दें, तो वो भी गलत बात है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो कैंडिडेट्स होने हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी सीवी ज़्यादा स्ट्रांग है तो जस्ट गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़, यू विल बी डूइंग इट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरी पेपर्स नहीं है या मेरा जीपीए ज़रा कम है, ओनली देन आई वुड से कि आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ फोकस करें। प्रोफेसर स्कॉलरशिप के बाद केजीएसपी स्टाइपेंड, अगर आप केजी प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाएं उसके बाद तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। अलबत्ता अगर आपने इनरोल नहीं हुए और आप केजीएसपी अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों स्कॉलरशिप एट अ टाइम ले सकते हैं, कोई इसमें अर्ज नहीं है। कैन यू अप्लाई मोर देन वन यूनिवर्सिटी, ये जैसे पहले बताया कि नहीं, आप एट मैक्सिमम एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी आप अप्लाई करेंगे 2015 में तो इस साल 1 सितंबर को आपकी लैंग्वेज शुरू होगी और नेक्स्ट ईयर 1 सितंबर को आपकी पीएचडी और मास्टर्स जिसमें भी आपने अप्लाई किया है वो शुरू होगी। अगर किसी ने D2 में वीज़ा अवेल कर लिया था और कोरिया में था और किसी भी वजह से उसने छोड़ दिया है तो वो एलिजिबल नहीं है। सॉरी फॉर दैट। सुहेल अशरफ भाई, आप मुझे ज़रा प्राइवेट मैसेज में ईमेल कर लें, ईमेल में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टॉपिक से हट के भी हैं। वेटनरी लाइफ स्टॉक में ऑब्वियसली रिसर्च हो रही है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट मोर इन डेप्थ नॉलेज। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, इसमें भी टॉपिक रिसर्च हो रही है आई नो, बट इससे ज़्यादा डिटेल शायद मुझे आइडिया नहीं होगा। प्रोग्राम्स दे आर ऑफरिंग, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, केजीएसपी की तरफ से किसी प्रोग्राम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स ब्राउज करनी पड़ेंगी। लिस्ट ऑफ नेम्स फॉर यूनिवर्सिटीज, जैसा आपको मैंने लिंक में बताया कि उसमें सारी जो 66 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ऑफ विद ऑल डिटेल्स अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये पिछली स्लाइड थी, मैं ये वाली जो स्टडी इन कोरिया वाली स्लाइड है। आईएल्ट्स जीआरई वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपके जो है ना ग्रेड्स और जो नॉर्मल रिज्यूम है, कोई आपको लैंग्वेज या जीआरई की ज़रूरत नहीं है। पिटिशन इन केमिकल इंजीनियरिंग फॉर केजीएसपी, कंपटीशन किसी मेजर में नहीं है, ये तो केजीएसपी की
कंट्री वाइज कोटा होता है। आई नो पीपल इन केमिकल इंजीनियरिंग जो केजीएसपी पे हैं, लेकिन उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने टोटल 20 कैंडिडेट रिकमेंड करने हैं, और वो रिकमेंड करने हैं जिनकी जो अपने अपने डिपार्टमेंट में से रिकमेंड होके आए होंगे। तो अच्छा, अब हम ना ये लेक्चर रोकना चाहेंगे जी उस्मान, जी क्योंकि अगला हमारा स्टार्ट होना है। जी जी। सर थैंक यू सो मच, ये बड़ा यूज़फुल लेक्चर था। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे लोगों को। और ये ईमेल भी शेयर करेंगे ये अपना उस्मान साहब, और ये आप उस पे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन वही कि अपना होमवर्क करके अपना पहले फिर उनसे क्वेश्चन पूछे, ताकि उन्हें भी देते हुए आसानी हो और वो खुद भी शौक से दें, जो आप उन्हें पता होगी किसी ने वर्कआउट किया है। ये मैंने अपना और ईमेल इसके लिख दिया एंड पे मैसेज में जी, चैट में। इन्होंने अपना ईमेल एंड पे लिख दिया है, और इसके अलावा हम जब ये अपडेट करेंगे लेक्चर और ये, तो इसके साथ भी हम कोशिश करेंगे कि पीपीटी में डाल दें। और थैंक यू सो मच। और इसके अलावा ये है कि अगला लेक्चर जो आ रहा है आप वो अटेंड कीजिएगा। 3 लेक्चर्स रह गए हैं, जो कि नेक्स्ट है वो पीएचडी का स्पेसिफिकली फोकस होगा, जो डीन करेंगे जो एसएनयू में। उसके बाद यूएसटी का लेक्चर होगा, यूएसटी की डेट्स भी आई हैं, स्कॉलरशिप काफ़ी देते हैं वो, उसका लेक्चर होगा। और इसके बाद एम्बेसी रिकमेंडेशन का क्लास लेक्चर है, वो देखिएगा। वो हमने एक कैंडिडेट ढूंढे हैं जो एम्बेसी के थ्रू आए हैं, कोरिया पाकिस्तान से एम्बेसी के थ्रू। तो लास्ट लेक्चर बड़ा अच्छा होगा। और लिंक्स चेक करते रहें और दोस्तों से शेयर करते रहें। और उस्मान, हम आपके लास्ट रिमार्क्स लेंगे और फिर इसको हम क्लोज करें। जी। आपके हम अच्छा लास्ट कि रिमार्क्स लेंगे। हम्म। अच्छा, वो एक इसमें किसी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन लेटर 6 महीने पुराना है तो वो यूज़ हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली यूज़ हो सकता है, बट बेहतर है कि अगर आप फ्रेश ले लें। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया इतने सारे लोगों ने। और मज़ीद किसी को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो यू कैन ईमेल मी, और जैसे वकार भाई ने कहा कि ज़रा स्पेसिफिक और होमवर्क करके ईमेल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आई विल बी ऑन द ग्रुप में भी हूँ, कोई अगर हो तो श्योर। एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हम ओके जी, मैं फिर हम इस सेशन को बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।